बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नोहेज़ अहमद मलिक और आप देख रहे हैं सरेआम कोटली न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जनाब सालक मलिक साहब और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे बराह रास्त जनाब ज़ीरक जलाल साहब। जनाब सालक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे और आज हम इनसे बातचीत करेंगे जो ओवरऑल पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे जनाब सालक साहब से। और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे जनाब ज़ीरक जलाल साहब से, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, स्पेन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ साथ हम ओवरऑल जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सियासत है और पाकिस्तान इकोनॉमी और उसके साथ साथ दीगर जितने भी मसाइल हैं उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा हुकूमत है उसको दरपेश मसाइल पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम कंपेयर करेंगे जितने भी जो मुआवजा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत रही है गुज़िश्ता 3 साल और उसके साथ साथ जो मौजूदा तनाज़र में हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब ज़ीरक जलाल साहब। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, आप फ्रंट पर अस्सलाम देखें। वालेकुम। और सबसे पहले जनाब सालक मलिक साहब से हम गुफ्तगू करते हैं। और सालक मलिक साहब, आप अपना थोड़ा तारफ करवा दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा है और हल्का राजमहल से जिनका तल्लक है, और थोड़ा अपना तारफ करवा दें प्लीज। जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया नुखेज मलिक साहब जिन्होंने हमको मदऊ किया, और हमारे भाई ज़ीरक साहब जो स्पेन से हमारे साथ बराह रास्त हैं। जैसा कि आपको पता ही है, मेरा तल्लक कोटली आज़ाद कश्मीर हल्का राजमहल की यूनियन कौंसिल चौकी टिंडा से है। और हम 2016 से कबल मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ हैं, और हालिया इलेक्शन में भी हमने तन मन लगाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की न वोट दिया है बल्कि सपोर्ट की है। तो जनाब, बात शुरू इस तरह से है कि हालिया जो जब 2013 में इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। ठीक। तो मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की जिन पॉलिसियों ने मुझको मुतासर किया, चूंकि उससे पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नजरियाती तौर पर थे, और मेरे मामू मलिक मेहरबान साहब जो इंग्लैंड में अभी भी पीपल्स पार्टी की सियासत में एक अहम मुकाम रखते हैं, न कि वहाँ बल्कि आपके गांव से उनका तल्लुक है, हल्का राजमहल से वो। तो मोहतरमा बेनज़ीर के साथ लाइव बैठकर बात करने का हमको मुझे मौका मिला है। रहमान मलिक साहब ने हमारी सियासी तरबियत की है उनके साथ। तो जब 2013 का लास्ट ईयर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो बहुत गवर्नेंस के हिसाब से बहुत वास्ट जा रहा था। जब सीएनजी के लिए और फ्यूल के लिए हजारों की तादाद में गाड़ियां लाइन में लगी होती थी। पाकिस्तान में बिजली का बहुत बड़ा शॉर्ट फॉल हो गया था, ज़ीरक साहब को पता होगा। तो तब मियां नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत बरसरे इक़्तिदार में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, ठीक। तो जो बयानिया लेकर 2013 में इलेक्शन में आए थे मियां नवाज शरीफ साहब, वो आनन फानन उन्होंने पूरा किया। ठीक। नौ पाकिस्तान में पूरा किया, बल्कि आज़ाद कश्मीर की सियासत पर भी मैं जरूर आऊंगा। जो यहाँ पर तरक्याती काम हुए हैं वो जमीन पर मौजूद है। ये जो सियासत होती है, आपको पता है कि जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें 80% हवाई ऐलानात होते हैं, 20% ग्राउंड पर वर्क मौजूद होता है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसा स्टेज भी आया जब 2-3 साल के बाद एक रमजान आया था, आपको याद होगा, जिसपे बिजली की लोड शेडिंग 0% उन्होंने कर दी थी। सीएनजी वाफर मिकदार में मौजूद हो गई थी, और लोगों की जो लोग गाड़ियों पर जो टैक्सी पेशा लोग थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर थी, उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मुल्क की जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी। मुल्क की जो ट्रेड थी उसमें बहुत ज्यादा बेइंतहा इजाफा हुआ था। आप ये बताएंगे अभी जो कुछ हुआ है 2-3 माह में, उसका आप लिंक, आप किसी ब्लेम को नहीं, इसके पीछे एक लंबी कहानी होती है। देखें, आप पॉलिसियां बनाते हैं, आपकी पॉलिसियां आप गवर्नेंस करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल, ये उसके नतायज होते हैं, ये सालों तक आते रहते हैं। ठीक हो गया। आज की बहस में मैं कोशिश करूंगा कि बजाय किसी दूसरी जमात पर तनकीद करने के, बयानबाजी करने के, मैं खुद अपनी जमात की कुछ जस्टिफिकेशन देना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, ठीक। मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले सितम जरीफी ये होती थी कि जट्ठे ठप्पे की सियासत में लोग सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके, जमील साहब जो पढ़ी लिखी यहाँ आजाद कश्मीर में बचिए बच्चे थे, किसी को कोई मुलाजमत नहीं मिलती थी। NTS मुतारफ कराया फारूक हैदर साहब ने,
उसके बाद आज़ाद कश्मीर में वजीर आजम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम ने रिकॉर्ड तरक्की की। मैं अपने हल्के राजमहल की मैं आपको बात बताता हूँ कि ततापोनी से जो कोटली पर रोड थी, जो आप देखते हैं सारदा से ऊपर लिंक, इसको शोधा की रोड कहा जाता था। डबल गोला उन्होंने बनाया। राजमहल जो इस कोटली का दिल था, उसको कोटली शहर से लिंक करने के लिए Z&K कंपनी को वफाकी जो जो इन्होंने ठेका दिया, बहुत तारीखी पुल तामीर किए। कोटली स्टेडियम की पूरी तामीर हुई। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, NTS का जिक्र मैं आपके साथ कर ही चुका हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में लोगों के सेहत के साथ साथ पानी और जो लिंक रोड से उनके मसाइल वसी पैमाने पर हल किए गए। अब PTI हुकूमत ने भी हालिया बजट में मंसूबे रखे, लेकिन आप मुझको ये बताएं कि आजाद कश्मीर का पूरा बजट 100-150 अरब कर लेते हैं, और मनसूबा जात की जो फहरिस्त है ये 1100 अरब की है। अगर ये 5 साल में तकमील होते हैं तो फिर भी ये नून लीग से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे गांव टिंडा और ककन्नी, ये 5 फिंगर्स हैं, ककन्नी, बगा और टिंडा, 3 किलोमीटर रोड दी जो साबका उम्मीदवार असम्बली DG जुल्फकार साहब के तवसल से दी थी, तो ये बड़े काम थे। ठीक, तो अच्छा ठीक है, वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा ज़ीरक साहब, आप जो बता दें कि आप किस चीज़ को देखकर जनाब PTI में शामिल हुए हैं, कौन सी जो मेन चीजें हैं वो? भाई एक बार आप दोबारा रिपीट करना, आपका सवाल सही समझ नहीं आया। अच्छा जनाब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन सी जो मेन चीजें हैं उनको देखकर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, वजूहत मैंने उस दिन आपको बताई थी। अभी हमारे सालिक भाई ने एक कंपैरिजन की है इन पिछले अरसों की पॉलिटिक्स की थोड़ी सी। तो वजूहत यही होती है ना कि इन लास्ट 3 हुकूमतों के दौरान ना, तीनों के दौरान मैं पाकिस्तान आया था, ठीक है कि नहीं? ठीक। PTI की हुकूमत के दौरान भी मैं पाकिस्तान आया हूँ, नून लीग की हुकूमत के दौरान भी मैं पाकिस्तान आया हूँ, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान भी मैं पाकिस्तान आया हूँ। मैंने तीनों पार्टीज में ना डिफरेंस, हम लोग जो, मैंने आपको उस दिन अपने लास्ट इंटरव्यू में बताया था ना, हम जो यूरोप में रहते हैं ना, हम जरा डिफरेंस थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक। तो अगर मैं छोटा सा आपको मिसाल दूं ना, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में जब मैं पाकिस्तान आया हूं ना, तो मैंने अपने मुहाशरे को भी बहुत खराब पाया है। अच्छा। और हमारी जो फोर्सेस हैं, जो हमारे साथ फेस बाय फेस होती हैं स्ट्रीट पे, आपको पुलिस मिल सकती है, आपको ट्रैफिक पुलिस मिल सकती है, उनमें मैंने प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल जीरो पाया। तौर तरीका काम करने का, बात करने का तरीका, ये सब मैंने जीरो पाया है। क्या कहते हैं, PTI के दौरान मैं पाकिस्तान आया हूँ, लास्ट 2021 में मैं पाकिस्तान आया था। तो उसमें मैंने जो मेन चीजें डिफरेंस देखी है ना, वो यही है कि एक तो हमारी फोर्सेस में थोड़ी प्रोफेशनलिज्म आ गई थी, पढ़े लिखे लोग आगे आ गए थे, जिनको पता था कि सामने वाले से बात किस तरह करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारी कई सिस्टम्स में चेंजिंग्स बहुत ज्यादा आई हैं। ठीक है। अब आप ये तो मत कहना मुझे कि आप 30 साल से बिगड़े हुए एक मुल्क को 3.5 साल में सही करके दे, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है कि लेकिन पिछले 30 साल से देखें, मेन रूल आता है ना कि हमारे सालिक भाई हैं, ये लॉ स्टडीज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक कानून है कि किसी के ऊपर कोई भी लगा ले कि करेक्टर सर्टिफिकेट में कोई भी इलिगेंस आ जाए, चाहे वो मुलजिम है चाहे वो मुजरिम है, वो गवर्नमेंट के किसी इदारे में काम करना तो दूर की बात है, अपना नाम भी वहां पे शुमार नहीं कर सकता कि मुझे भी सिलेक्ट करो। और हमारे यहाँ पे वजीर आला, प्राइम मिनिस्टर, फलान मिनिस्टर, लेकिन देखें जो पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो तो तमाम जितने भी अदारे हैं उसमें लोग शामिल हो रहे हैं, और चाहे वो जो भी फोर्स हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो कोई भी अदारा हो, उसमें लोग धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं, चाहे उस पर केस हो ना हो। वो नून लीग के दौर में भी रहा है, वो नून लीग के दौर में भी रहा है, और उसके साथ साथ PTI के दौर में भी रहा है कि चाहे उस पर केस होता भी लोग आगे जाते हैं, प्रमोट होते हैं। नहीं, लेकिन ये तो इदारों पे होता है ना। देखें, इदारों के ऊपर ना जो चीफ मिनिस्टर होता है या जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, लेकिन आप ये मुझे बताएं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किरदार है? सॉरी, समझ नहीं आई, दोबारा कीजिएगा। असल में सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज मेरे तक क्लियर नहीं आ रही भाई। अच्छा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किरदार है कि आपका जो रवैया जो बदला आपने देखा यहाँ पर, उसमें आप क्या समझते हैं, कौन सी वो वजूहत हैं? सॉरी,
आप कौन सी वो वजूहात समझते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उन्होंने जो अवाम में शऊर बेदार किया है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, फिर वही बात आ जाती है ना कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सब स्टेप्स पे काम कर रही थी जिन पे आज हमारी मौजूदा हुकूमत खड़ी है, वो 1 रुपए की महंगाई करते थे और हमारे एंकर रोडों पे उतर आते थे हर चैनल के, ठीक है। वो 2 रुपए की महंगाई करते थे, हमारे मुल्क में जलसे होने लग जाते थे। वो 3 रुपए की महंगाई करते थे। बात नहीं, महंगाई पे हम बात करते हैं, महंगाई पे हम अलग से बात करते हैं। बात यह है कि इन तीनों, देखें, इन तीनों गवर्नमेंट ने ना, गलतियां हर गवर्नमेंट में है। ये नहीं कि आप कह सकते कि कोई गवर्नमेंट है या कोई पार्टी है यार जो दूध की धुली है, वो तो इनमें से कोई भी पार्टी नहीं है। लेकिन अच्छा, नहीं, आप ये मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में महंगाई है, उस पर हम आप दोनों से अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो सालक मलिक साहब से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में आप क्या समझते हैं कि कौन सी बेहतरीन तरक्की हुई है, और साथ ही साथ ये बताएं कि जो आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान आप जी, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही आप क्या सवाल कर रहे हैं। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत स्लो आ रही है, बहुत डिस्टरबेंस के साथ आ रही है आपकी आवाज। अच्छा समझ नहीं आ पा रहा। अभी आ रही है मेरी आवाज आपको? जी। अच्छा, तो मैं ये सालक मलिक साहब से पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो दौर आया है, उसमें ये कौन से अहम काम किए हैं, महंगाई पर कौन सी जो फोकस किया है, और उसको दूर करने के लिए कौन कौन से अहम इकदाम उठाए हैं जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इकदाम उठाने में फेल हो गई है? देखिए, बात ये होती है कि ये बहुत लंबी बातें होती हैं। अगर मैं इनकी तय में जाऊँ ना, सबसे पहली बात जो जमील भाई कह रहे थे, ये जो जीरक साहब जो कह रहे थे, ये छोटे मोटे रिफॉर्म्स होते हैं जो आपने पुलिस का हो गया, अदलिया का हो गया, ASP फोर्सेस हो गई, मुल्क में वापटा का। पाकिस्तान की तारीख का जनाब सबसे जो ज्यादा बजट खसारा है वो इन 3 सालों में बढ़ा है, जो 1200 अरब डॉलर से शुरू हुआ था और 5000 अरब डॉलर का बजट खसारा हुआ है। बजट खसारे के देसी लफ्जों में ये माना है कि हुकूमत ने 5000 अरब की करप्शन की है, नाअहली हुई है, ये टैक्स कलेक्शन नहीं कर सके। अब सर्कुलर डेप्थ जो बिजली का खसारा है वो 1200 अरब चला गया है। मुल्क में 2 अरब डॉलर की गैस सालाना लीकेज और चोरी हुई है इन 3.5 सालों में, जो कि 400 अरब रुपया बनता है। अब ये देखें कि इससे इनकार कोई नहीं कर सकता कि आलिया हुकूमत ने जितने 70 साल में कर्जे लिए थे, इस हुकूमत ने उसके 80% के कर्जे इन 3.5 साल में लिए हैं। अब मेरी बात आप गौर से सुनिए। आप दोनों की आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। मुझे आपकी इस पूरी बात में सिर्फ एक ही चीज समझ आई है, और वो है 400 अरब डॉलर। उसके अलावा मुझे 400 अरब डॉलर का खसारा है। जी मैं आपको 400 अरब डॉलर उसके अलावा मुझे कुछ नहीं समझ आया। आप ये बताएं सारे कि जब आप इतना बड़ा लैक्स छोड़ते हैं, जब आपकी तवज्जो सिर्फ शहबाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ चोर, फलां चोर, फलां चोर, फलां चोर, देखें कौम आपको इसलिए नहीं लेके आई थी। कौम से आपने चोर में जो वादे किए थे, देखें मेरी बात सुनिए, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ना। देखें, कौम को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि जरदारी चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, इमरान खान चोर है या फराग होगी चोर है। मैं एक पैसी थे पाकिस्तानी शहरी, मुझको गर्ज है कि अपने मुल्क के लिए कौन सी पॉलिसियां मंगाई है। देखें, जब आप IMF के साथ जब भी कर्जा लेने के लिए जाते हैं ना, तो उनके लिए आपको एक नया प्रोग्राम साइन करना पड़ता है, नए मायदे साइन करने पड़ते हैं, ठीक है। अब जब आप उनके पास बार बार जाएंगे तो वो उनकी जो कंडीशंस होती हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आप से आप होती जाती हैं। आप देखें कि जब IMF के साथ आपने ये रिक्वायरमेंट्स की हैं, क्योंकि इधर से बजट खसारा ज्यादा हो गया, इसका मतलब कि आपने टैक्स कलेक्शन नहीं की, आपके अदारों ने आपको प्रॉफिट नहीं बना के दी, आपके अदारे खसारे में गए। 1200 अरब रुपए का वापटा का बजट का जो है ना डेफिसिट है, साल का सर्कुलर डेप्थ है। 400 अरब रुपए का आपका ये जो CNG, ये जो LPG गैस का है। अब ये आपको पॉलिसी बनाने पर डिपेंड होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो मोटो लेके आई थी ना सर, 10% भी अगर उस पर अमल हो जाता ना, तो खुदा की कसम आज पाकिस्तान की तकदीर बदल जाती।
जो मुल्क डिफॉल्टर के करीब आया है, ये इन 2 महीनों में नहीं आया है, इनके पीछे 4 साल की नाली है। क्योंकि जो भी गुजरा है, आप उस्मान डार से लेकर देखें, असद उमर से देखें, वो केपीके के वो 2 3 4 हैं, सब इमरान खान की कॉपी कर रहे हैं। सब हर बंदा बोलता है जी मैं इमरान खान हूँ। देखें, इमरान खान एक ही है। अगर शेख रशीद को उसने वजारत रेलवे दी है तो उसका काम नहीं बनता था कि आप जाके जो है ना कभी स्टैब्लिशमेंट में ये करो वो करो। जो जो भी वजारतें दी गई हैं, आप ये बताएं, असद उमर से लेकर कोई एक भी जवाबदेह नहीं है कि हमने डिलीवर क्या किया है। अब मुल्क को तबाही के दाने पर। अब रशिया की मिसाल मैं आखिरी बात बताता हूँ। रशिया की मिसाल दें, रशिया रशिया ने ऑफिशियल तौर पर बोला है कि कोई एक एक मायदे की कॉपी ले आए जहां से आपने सस्ती बिजली और गैस की बात हमसे की हो या गंदम की बात की हो। तो ये कौम को धोखे में रखा गया है, इसकी वजह से। ज़ीरक साहब ये कह रहे हैं कि जनाब जो सर्कुलर डेथ है उसमें बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ है। जो इमरान खान साहब ने जो मुख्तलिफ मायदे किए हैं उसकी माद में जो है वो पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है। उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान जो इमरान खान साहब। भाई मुझे अभी कुछ नहीं समझ आ रही यार, आप दोनों अभी आवाज आ रही बिल्कुल है आप मेरी दोनों की आपको? आवाज क्लियर नहीं आ रही। नहीं नहीं आवाज आ नहीं रही है मेरी क्लियर आ रही। आपको? आवाज आ रही है आप मेरी आपको? नहीं 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 आ रही क्लियर। अच्छा एक मिनट, अभी अभी आवाज आपको शायद बेहतर हो। आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है, मुझे बिल्कुल कोई बात नहीं समझ आई। ठीक है, मैं आपको मैं नाजरीन के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है गोयर अयूब साहब की जो है वो होस्ट वो यहाँ पर मेहमान थे, लेकिन चूंकि वो आउट ऑफ सर्विस है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है हम सालक साहब के साथ कर रहे हैं और उसके साथ साथ आज जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। तो ज़ीरक साहब अब आवाज मेरी आ रही है आपको? नहीं आ रही आवाज भाई आप लोगों की क्लियर। मुझे मुझे बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं आ रही। 2 सेकंड वेट कर लेते हैं क्योंकि सर्विस प्रॉब्लम जो है वो हमारे पाकिस्तान में खास तौर पर कश्मीर में सबसे बड़ा मसला जो है वो 5G या 4G भी बेहतर हो जाए। सिर्फ जो है वो 4G दिखाने के लिए है, ना कि सिर्फ जो यूज करते हैं वो 3G 2G एज कम्पेयर टू। अगर हम पाकिस्तान में चले जाएं, इस्लामाबाद में चले जाएं तो भाई 2G वहां पर जो भाई जितनी बेहतर काम करती है बहुत उसके मुताबिक वो जो है हमारी भाई यहाँ पर बहुत वो 4G काम कर रही है। बहुत तो हम बात करते बहुत हैं ज़ीरक शोर आ साहब, रहा अब है। आवाज आ रही है मेरी? बेटा नहीं भाई ऑन करो, बंद करिए, ऑन करो। आवाज आ रही अब है आप बोले मेरी आपको? जी, थोड़ा स्लो करके बोलना। स्लो स्लो में आवाज सही समझ आ रही है, ठीक है, ज्यादा आप मैं तेज बोलते हैं तो डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक हो गया। वो असल में इंटरनेट, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में सबसे और आजाद कश्मीर में सबसे जो बड़ा मसला है ना वो इंटरनेट का है। यहाँ अभी आवाज मेरी आ रही है आपको लगता है? मुझे खाली पाकिस्तान समझ आई है। अब आवाज आ रही है? बिल्कुल नहीं अच्छा यार, सिग्नल नहीं है। सिग्नल प्रॉब्लम बहुत आ रहे हैं आपकी तरफ से, और आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रही है, डिस्टोरिएट आ ज़ीरक रही है। साहब आपकी आवाज यहाँ पर बेहतरीन आ रही है, जबरदस्त आपकी आवाज आ रही है। जो है वो चैनल पर जो है जबरदस्त आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है? आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। मुझे आपका कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा जिसका मैं आपका जवाब सही करके दे सकूं। अभी मेरी आवाज, जब भी मेरी आवाज बेहतर हो आप मुझे बता दें, मैं ताकि आपकी आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं। जी, आपकी आवाज फिर आज बेहतर नहीं है मेरे भाई। मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, और मुझे दुख हुआ मैं है क्योंकि क्वेश्चन समझ नहीं आएगी तो जवाब कहाँ से दूंगा मैं। नहीं, अभी मैंने सवाल जो है वो आपसे पूछा ही नहीं, आपके सामने मैंने सवाल रखा ही नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? जितनी समझ आ रही है उस लिहाज से आप जवाब दे दें अगर काइंडली। नहीं भाई, डिस्टरबेंस आ रही है। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। प्रोग्राम रीशेड्यूल करिए बहुत ना। डिस्टरबेंस आ नहीं, रही है, आपकी आवाज बहुत डिटोरिएट होके आ रही है। नेट आप नहीं ऑन करेंगे? ठीक। ज़ीरक साहब आपकी आवाज तो बेहतर आ रही है यहाँ पर। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? मुझे जी आपकी जी आवाज क्लियर। बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, बिल्कुल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रही है। 1 मिनट वेट कर लेते हैं हम। शायद आवाज बेहतर हो। आवाज बेहतर हुई है कुछ? डिस्टर्ब आ रही है भाई।
बहुत डिस्टर्ब आवाज। अच्छा अच्छा, चलें हम जो है वो दो तीन सवाल जो है वो हम सालक साहब से और पूछते हैं। तब तक उम्मीद है कि वो जो है सर्विस है वो बेहतर हो जाए, तो फिर हम आपके सामने सवाल रखते हैं। ठीक है? ठीक है। ठीक है। अभी तो मेरी आवाज आपको आ रही है, लेकिन सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ वो आवाज नहीं आ रही है। जी जी भाई आपने आपने अभी यही कहा कि आप 2-3 सवाल भाई से पूछेंगे। जी जी। मुझे बस वही समझ आई है। ठीक है। असल में औरंगजेब सिद्दीक साहब, वो जो हमारे हेडफोन है ना, उसी के जरिए स्ट्रीम जो है वो मुमकिन हो सकती है, उसके अलावा नहीं होती है। ठीक है? तो सालक साहब हमारे साथ मौजूद है। सालक साहब, आप ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हालिया दौर है, जो पाकिस्तान में अभी हुकूमत आई है, वो जैसे भी आई है, आप क्या समझते हैं कि ये बेहतरीन तरीके के साथ आई है, आना चाहिए था इस वक्त? देखें, जोर से आप बोले। जो आप जो मुस्लिम लीग नून ने, सच्ची बात अगर आपको बताएं तो ये मुल्क की मजबूरी थी। मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया था, मियां शहबाज शरीफ साहब का आना, या पीडीएम अगर इताअत ना करती तो सिंपल मानों में मुल्क टूट जाता, ठीक। मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। हमारे एटमी एसेट से लेकर हमारे मुल्क की सलामती खतरे में पड़ गई थी। जब एक बंदा आईएमएफ से ये मायदा करता है कि मैं इंटरनेशनल प्राइसेस पर पेट्रोलियम मसनूआत बाई करके ठीक। उनको ना सिर्फ सब्सिडी भी नहीं दूंगा, और उसके ऊपर लेवी और टैक्स 30 रुपीज लेवी आयद करके जो है टैक्स जो है ना मैं आयद करूंगा उसके ऊपर। ठीक। अब जब आईएमएफ के मायदे के खिलाफ जाकर वो उसको रिवर्स करता है, तो आप इसका क्या मतलब ले सकते हैं? ठीक। आप आईएमएफ के नहीं, प्रोग्राम को ज्यादा ब्रेक करने की आप कोशिश ये करते हैं। समझते हैं कि जो नून लीग की हुकूमत हालिया आई है वो बेहतर आई है, जो जो तरीकाकार अपनाया गया वो भी नहीं, ठीक है? तरीकाकार देखें, ये जमहूरी तरीके से आए हैं। देखें, तहरीक अदम एतमाद पेश आना ये पूरी दुनिया में जमहूरी की रिवायत है। ठीक। और आम ने नंबर गेम पूरे किए हैं, हमारे वोट्स पूरे हुए नेशनल असम्बली में। अब जैसे भी हुए, देखें, मुखालफिन कभी भी आपने शिकस्त तस्लीम नहीं करते, ये पाकिस्तान की तारीख है। ठीक हो गया। अब दूसरी बात यह है जी कि देखें, अगर आपके साथ लोग इतने जुड़े थे या इतनी वफादार जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मुनर्रफ आप किसको बोलते हैं? मुनर्रफ वो लोग थे जो लोग आपकी पॉलिसियों से तंग थे। ठीक। आपने, इमरान खान साहब ने बनी गाला में एक मखसूस तबके को नवाजना शुरू कर दिया था। किसी भी वजारत, चाहे वो रेलवे था, चाहे वो पाकिस्तान एयरलाइन थी, चाहे कोई भी मामला था, इमरान खान साहब की तवज्जो अवामी मसाइल पर रही नहीं है। ठीक। देखें, ना तो बिजली सस्ती हुई उनके दौर में, ना गैस सस्ती हुई, ना आटा सस्ता हुआ, ना अशिया खुर्दोनोश, हर चीज ऊपर ही गई है ना। ठीक। अभी जो हालिया बुरहान है, इसके जिम्मेदार 1000% इमरान खान साहब हैं, ठीक। जिनकी वजह से आईएमएफ का मायदा डी रेल हुआ है। आपको पता है, जब मुल्क के खजाने में खजाना खाली करके आप भाग जाते हो, तो आपके पास ऑयल खरीदने या कोई भी चीज खरीदने के लिए डॉलर्स नहीं बचते, तो ऑटोमेटिकली देखिए, आप दवाइयां डॉलर्स में खरीदते हैं। एक दवाई जो 160-50 डॉलर में मिलती थी, जब डॉलर की प्राइस 215-20 पर जाएगी तो ऑटोमेटिकली महंगाई ऊपर चली जाएगी। ठीक। उसके बाद देखें, अब पेट्रोलियम मसनूआत है, अगर इमरान खान साहब आईएमएफ के साथ मायदे के साथ स्लोली स्लोली इसको ऊपर लेके जाते और डॉलर को नीचे लेके आते, तो अभी भी ये 180-90 पर आना था। ठीक। अब पूरी दुनिया में जो भी पेट्रोलियम, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क में, इंग्लैंड में रहा हूँ, अच्छा, ये हम बात करेंगे, जीरक साहब जो बात कर रहे थे कि उन जो पासपोर्ट की कीमत और कदर कीमत के बारे में बात कर रहे थे, वो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने जो दूसरे मुल्कों में इमेज जो है वो पाकिस्तान का बेहतर किया है? ये बेशुमार आम लोग भी समझते हैं कि ये बात सच है। आप किस हद तक जो है मुतफिक हैं? नखेज मलिक साहब, बात यह है कि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के पासपोर्ट का जो इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर था ना, वो खान साहब के दौर में 8 से 10 दर्जे अल्हम्दुलिल्लाह नीचे गिरा है। अच्छा। और हमारे पासपोर्ट से जो अफ्रीका के 2-4 मुल्क रेस से थे, उनकी भी जो है ना कदर कीमत ज्यादा हो गई है। देखें, ये जो खान साहब की जितनी भी सियासत है, और उनके जो मतलब हमारे दोस्त अहबाब हैं, हर बंदे की अपनी चॉइस है, ये सियासत टोटल मियां नवाज शरीफ की फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है। मियां नवाज शरीफ को गाली निकालना, स्टेज पर बेहुदा कल्चर को फरोग करना, लोगों की असमत दरी करना। मियां नवाज शरीफ पर कितना करप्शन का इल्जाम था? शहबाज शरीफ पर 10 अरब होगा, 20 होगा, 30 होगा, ठीक। 40 होगा, ठीक। मैं 50 अरब कर लेता हूं जी शरीफ खानदान पर, लेट्स से इल्जाम हो गया। आज तक कोई किसी अदलिया का कोई एक नोटिफिकेशन, एवन फिर रेफरेंस केसेस में क्या हुआ? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को 20 करोड़ पाउंड का हर्जाना अदा करना पड़ा। उन्होंने बोला आप लोग झूठे हो, कौन सा केस बनाते हो आप लोग? दूसरी बात, जब पेट्रोलियम प्राइस इमरान खान ने पीछे की मार्च के आखिर में ठीक। अपनी हुकूमत बचाने के लिए,
तो अप्रैल मई और जून में जो सब्सिडी की मद में पाकिस्तान के कौमी खजाने को 300 अरब रुपए का झटका लगा, जो 1.5 अरब डॉलर बनता है, और 1 अरब डॉलर के लिए हमारी हुकूमत दुनिया में दर बदर धक्के खा रही है। ये 300 अरब रुपया किधर से जाएगा? ये अवाम की जेब से निकलेगा। ये लोगों के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, ये अशियाए खुर्द नोश महंगी होंगी। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, देखें 38 महीने तो इमरान खान साहब ने हुकूमत की है ना, ये आप मानते हैं, या 40 महीने की है, ठीक है। जीरक साहब आप जो है वो लिंक पर आ जाएं, ठीक है। हेलो हेलो जीरक साहब, आपको आवाज आ रही है? जो हम जीरक साहब से दोबारा से जो है वो रब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं नाजरीन। उसके साथ साथ अगर आप भी प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार करना चाहें, जो बैरून मुल्क से जो हमारे दोस्त देख रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है, तो आप उस पर रब्ता करके हमारे साथ जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उस डिबेट में आप शामिल हो सकते हैं। उसमें आप अपनी राय कायम कर सकते हैं, उसमें आप अपना तजिया पेश कर सकते हैं। तो हम जो है वो जीरक साहब से दोबारा कांटेक्ट करते हैं। जीरक साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी आपको? 2 मिनट में हम हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है मेरी? अब मुझे क्लियर आवाज आ रही है यार।
अच्छा चलें, शुक्र है। एक सेकंड, अब हम जो है वो इनसे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चंद सवाल जो है वो आपकी नजर रखता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो इन्होंने जो सवालात रखे हैं वो आपकी नजर करता हूँ, फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा कि जो पाकिस्तान के जो सर्कुलर डेथ था उसमें बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ है, उसमें जो है वो बहुत ही ज्यादा मकरूज हो चुका है पाकिस्तान। उसके साथ साथ इन्होंने बात किया कि जो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ माशी इशारिये थे वो भी बहुत ही ज्यादा गिर चुके हैं, और पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो कदर कीमत थी वो भी ज्यादा गिर चुकी है। आप इस पर क्या रद्द अमल देंगे? शॉर्ट से थोड़े प्लीज, थोड़ा शॉर्ट सा अपना ब्रीफली। शॉर्ट सा ही जवाब है मेरे भाई। 47 से लेके अब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी पासपोर्ट ऊपर कब है? मुझे पहले जी ये तो बताओ आप। जी जी पासपोर्ट बताएं, बोले हमारा आप। हमेशा 100 नंबर से नीचे रहा है, ठीक है। ठीक इकोनॉमी हमारी हमेशा डाउन रही है, हमेशा। ठीक इकोनॉमी हमारी कभी भी किसी भी यूरोप मुकाम के ऊपर नहीं आ सकी, ठीक ठीक है कि नहीं। उसके बाद, और यही मेन वजूहत है, और उसके बाद जो मेन है हमारी यानी कि डेप्ट नीचे चले जाना। ठीक तो जहरी बात है भाईजान, जब आप लोगों के मुल्क के अंदर करप्शन ही इतनी ज्यादा हो ठीक तो फिर डेप्ट में तो मुल्क जाता है। हमारी तो आने वाली नस्लें इस वक्त कर्ज के अंदर है। हमारे जो बच्चे अभी ठीक पैदा भी नहीं हुए वो भी मकरूज है ऑलरेडी। ठीक है, आप एक जगह पर स्टॉप हो जाए, थोड़ी सर्विस बेहतर हो जाए। अच्छा आप बताएं, बोलिए बोलिए। मैंने कहा क्या कहते हैं कि हमारा जो कंट्री का इकोनॉमी प्रोसेस है ना वो तो हमेशा ही डाउन रहा है। वो ठीक हम अप करने के लिए जो जो हमें गैदरिंग चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। ठीक है। और बात रही डेप्ट की, डेप्ट जारी बात है ये लेते हैं आईएमएफ के पीछे ये भाग रहे हैं। हालांकि आईएमएफ से सबसे ज्यादा बड़ा आपके पास पॉइंट है कि आपके ओवरसीज पाकिस्तानी है, ठीक है कि नहीं। ठीक। अच्छा आईएमएफ के बारे में जो इनने सवाल रखा है वो ये है कि जी आईएमएफ में, आईएमएफ की जो शराइत है उस पर इमरान खान साहब पूरा नहीं उतरे हैं, और उसकी जो शराइत थी उसको उन्होंने पामाल किया है, जिस वजह से अभी जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। नहीं नहीं, ये बात ये है कि आईएमएफ आपको शराइत देती है, ठीक है कि नहीं। फिर ठीक आप एज अ कंट्री आप उसका हल भी तो ढूंढते हैं ना। अब यही तो नहीं है कि आपने वो शराइत ही मान रही है। अगर उस शराइत को अवॉइड करके आप अवाम को रिलीफ दे सकते हैं तो उसमें तो आप ठीक कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक ठीक हो ठीक गया। है। ठीक मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि उसको चाहिए कि यार पिछलों ने जिस तरह रिलीफ दी हैं उस तरह हम भी रिलीफ दे के आईएमएफ से बात कर लें। आईएमएफ तो एक इदारा है, कौन सा आईएमएफ आपकी कंट्री तबाह कर देगा। ठीक, लेकिन ये कह रहे हैं कि जनाब नून लीग की हुकूमत जो कारकुन हमारे साथ बैठे हैं उनकी जानब से ये मुतालबा किया गया है कि इन्होंने आईएमएफ की जो जितने भी शराइत थे मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको पामाल किया है, जिसकी वजह से जो अभी नून लीग की मौजूदा हुकूमत है उसको कर्जा लेने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आपके साथ तक इस बात से मुतफिक हैं, और इन्होंने कहा है कि जो यार पेट्रोल में लेवी नून वगैरह लीग की और हुकूमत को टैक्सीज थे कर्जा उस। लेने की, मेरी बात सुने, नून लीग की हुकूमत को कर्जा लेने की जरूरत ही क्या है। एक चलता हुआ मुल्क छोड़ के गए थे ना, मुल्क स्टॉप तो नहीं ना छोड़ के गए थे, ठीक है। वोट ऑफ नो नहीं कॉन्फिडेंस इनका, तो ये लोग लेके आए थे ना, ठीक ठीक, इनका ठीक है ये क्या नहीं। कहना है कि जो आखिरी टाइम आया इमरान खान साहब का, तो जब 10 रुपए महंगा करने की बारी थी पेट्रोल तो इन्होंने सस्ता कर दिया, जिसकी वजह से 3,000 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान, 3 अरब डॉलर, 300 अरब डॉलर वो नुकसान का सामना करना पड़ा है। आपके साथ आप मुतफिक हैं? एक बार ये सवाल दोबारा रिपीट कर सकते हैं प्लीज। इनका ये कहना है कि जो आखिरी चंद टाइम था पीटीआई की हुकूमत का उसमें जो 10 रुपए महंगा करने की बजाय जो इमरान खान साहब ने सस्ता किया, इस वजह से 300 अरब डॉलर नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। अच्छा, उसके बारे में यही है, जो लास्ट टर्म था इमरान साहब का उस वक्त जो वो नेगोशिएशंस कर रहे थे रशिया के साथ, ठीक है ठीक कि नहीं। जहरी बात है ठीक अगर अदम एतबार ठीक नहीं है। आता, वोट ऑफ नॉट कॉन्फिडेंस ना आता, नहीं, तो वो जो रशिया के नेगोशिएशंस थी बारे वो में तो पूरी। हमने इनसे सवाल किया, तो रशिया के बारे में इन्होंने ये कहा है कि जी वो अभी जो मौजूदा हुकूमत ने सेटअप से बात की है तो उन्होंने कहा है जी हमारी तो बात ही नहीं हुई है इस बारे में हमारी कोई भाई डिस्कशन हुई ही नहीं है। भाईजान, इंटरनेशनल मीडिया पे रशिया के सफीर ने कहा है कि हमारी बात हुई है। इनके अपने पीएमएन ये नून लीग वालों के बंदों ने पहले कहा है बात नहीं हुई, फिर इन्होंने कहा हाँ जी बात हुई है, लेटर भी है। ये बातें हुई हैं, हर बंदे का अपना मुफाद होता है। इन्होंने बातें कंटिन्यू नहीं की अपने इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि पीछे जो बहादुर अमेरिका बैठे है उसकी बात सुननी है। ठीक ठीक है। अच्छा चलें, वो जनाब सालक साहब
जीरक साहब ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया थी उस पे ये जो रूस ने माना है कि जो हमारी बात हुई थी, आप किस हद तक मुतफिक हैं? बस आप बोलें। देखिए जी, एक तो हम हमारे दोस्त भाई हैं ये जीरक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी वादे हैं या जो इन अवाम को ये जब भी लालीपॉप देते हैं ना, आपको पता है कि कभी जिंदगी में इनके पास कागजी सबूत या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता। ये बात है जैसे कि मुदाखलत हो गई और साजिश हो गई। अब 3 महीने तो मुदाखलत और साजिश को साबित करते करते लग गया। देखें आप इस वक्त 21वीं 22वीं सदी में ये दुनिया में कोई भी चीज़ है, अभी अमेरिका कोई बच्चा था कि जो रिटर्न आपको धमकी देता, वो लिख के धमकी देता। उन्होंने जो कुछ करना होता है, अमेरिकन आर कमिटेड, वो कर लेते हैं जहाँ भी उन्होंने करना होता है। उन्होंने जरदारी को भी नहीं बख्शा था 2011 में जब ऑपरेशन एबटाबाद हुआ था। तो ये ऐसी बात नहीं है कि वो ना नून लीग के ताबे, ना पीटीआई के, ना कुछ दूसरा। बात ये है कि रशियन गवर्नमेंट्स के जो मायदे होते हैं ना, उनके वजीर पेट्रोलियम करते हैं वजारत, वो को प्यूटन नहीं करता है। और उसकी अगर बात भी हुई हो ना, तो ये जो यादाश्त होती है उस पर दस्तखत होता है। आपने देखा होगा बचपन से, जो भी मायदे होते हैं उनकी यादाश्तों पर दस्तखत होता है और फाइलें एक्सचेंज होती हैं। अब न तो कौम को वो खत दिखाया गया साजिश का, न को रशिया के साथ जो गंदम और तेल की बात हुई है। देखें, अगर होती भी तो 3.5 साल खान साहब इस मुल्क में रह के गए हैं। ये बातें कबल अज़ वक्त, अभी जब जाने का वक्त होता है तब ये बातें बताने का फायदा नहीं। ठीक है जीरक साहब, आप इस पर कमेंट दें। एक सवाल मेरे माइंड में उठता है, मेरे भाई ने ठीक है, आप पूछें। 21वीं सदी में हम लोग हैं और 21 सदी के 20 साल मैंने यूरोप में गुजार दिए। ठीक है, ठीक है, अपनी जिंदगी के 20 साल, 3.5 साल हुकूमत की पीटीआई ने उसको गोली मारा। 15-20 साल से हुकूमत कर रहे जरदारी खानदान और नवाज शरीफ खानदान। मुझे आप ये बता दो कि अभी तक हमारा मेडिकल प्रोसेस फ्री क्यों नहीं हो सका? मेडिकल प्रोसेस के हमारी स्टडीज में लोगों को सहूलतें क्यों नहीं मिली? मुझे आप ये बता दो कि अभी भी 70% अवाम 70% अवाम दिहाड़ीदार मजदूर क्यों है? ठीक, अच्छा चलें, ठीक है ना जनाब। पीटीआई के जनाब जीरक जराल साहब की जानब से क्वेश्चन ये है कि 20 साल जो है वो कभी जरदारी खानदान और जो नवाज शरीफ साहब हुकूमत करते रहे, ना तो तालीम फ्री हुई है पाकिस्तान में, ना तो मेडिकल फ्री हुआ है, और ना जो 70-80% जो है वो मजदूर तबका है पाकिस्तान में। आप इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, ये जो मसाइल आपने बताए हैं ना, सच ये है कि इस पर कोई भी काबू नहीं पा सका है। ना तो मियां नवाज शरीफ साहब, ना जरदारी साहब, ना इमरान खान साहब। ये जो इंसाफ कार्ड है, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को आगे कन्वर्ट करके इंसाफ कार्ड। और अगर मैं आपको अस्पतालों की बात बताऊं ना जीरक साहब, तो मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में जितने मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस और अस्पताल बने, इतने तारीख में आप सोच भी नहीं सकते। खुद आज़ाद कश्मीर के जो लोग थे, बेबस लोग थे, किम्स अस्पताल जो पाकिस्तान की जो सबसे इस्लामाबाद में सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां से लेकर ये लोग दिल के मंगला में जो उसने हार्ट का अस्पताल बनाया, और फैसलाबाद में एशिया में सबसे बड़ा चाइल्ड हॉस्पिटल मियां शहबाज शरीफ ने बनाया है। आजाद कश्मीर के अस्पतालों में इमरजेंसी में जो दवाइयाँ हार्ट अटैक्स की होती थी, स्नेक वैक्सीन होती थी, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, सब नून लीग के दौर में फ्री दी हुई है। तो ये जो हेल्थ कार्ड है, अच्छा आप बताएं, बोले अवाम के बोले जीरक साहब, आप बोले। हाँ, मेरा सवाल ये नहीं है कि किसने कितने अस्पताल बनाए। अस्पताल बनाना और बात है, ठीक है, और उसको 100% एफिशिएंसी से चलाना और बात होती है, ठीक है नहीं? अच्छा, उनका ये सवाल है कि जी 100% ये फ्री क्यों नहीं हुए हैं? जो अस्पताल बनाना अलग बात है और जो बिल्डिंग बनाना अलग बात है, फ्री क्यों नहीं हुआ? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, हेल्थ कार्ड जो लिंक्स हैं, मतलब हेल्थ कार्ड पर भी जो आप फैसिलिटीज, जो जिस किस्म की फैसिलिटी आपको फॉरेन में बताई जा रही है ना, उस किस्म की फैसिलिटी मिलती नहीं है हेल्थ कार्ड के ऊपर भी। जब तक जो अच्छा इनिशिएटिव है उसको मैं एडमिट करता हूँ कि ये इमरान खान का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और इससे बहुत सारे लोग मुस्तफीद भी हुए हैं। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे खानदानों को जानता हूँ कि जिनके पास पैसे नहीं थे, लोगों ने दिल के ऑपरेशन तक किए हुए। देखें, सियासत में हम मुनाफत नहीं कर सकते। जो काम खान साहब ने अच्छा किया है उनको उसको दिल की तसल्ली से हम तस्लीम करेंगे। एक ये काम नहीं इमरान खान साहब ने किया। इमरान खान साहब के 3, 4, 5 ऐसे इनिशिएटिव हैं जो याद रखे जाएंगे। लीडर कोई भी है उसकी अच्छी यादें हैं। जैसे भुट्टो साहब ने
पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में धमाके हुए, जरदारी साहब के दौर में पाकिस्तान और ईरान का गैस का माहिदा हुआ। तो कोई भी लीडर है उसकी, लेकिन अगर आप टोटल गवर्नेंस की बात करें ना, तो अगर ये सिस्टम अच्छे तरीके से चलता, ये अदारे की मशीनरी से ही काम करती, तो आज हमारे 70-80 अरब डॉलर फॉरेन रिजर्व होते। तो ये आप मान जाएं कि इमरान खान साहब की जितने भी वज़रा थे, जितने भी मशीर थे, उन्होंने जो अपनी तवज्जो दी वो बनी गाला में और जलसे जुलूसों पर दी, प्रैक्टिकली काम नहीं हुआ। ज़ीरक साहब, आपने बात सुन लिया कि जनाब ये एडमिट करते हैं कि जो है वो कार्ड के रिलेटेड वो अच्छा काम था, अच्छा एक कदम था, लेकिन फिर भी जो फॉरेन में लोगों को बताया जा रहा है कि इतना इलाज होता है, वो उतना नहीं यहाँ पर हो रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी ये कह रहे हैं। और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं, पर आवाज आपकी प्रॉब्लम कर रही है ज़ीरक साहब। मैंने कहा वो चीज आस्ता आस्ता क्लियर होती है ना, जिस तरह शुरू में हमने कहा है ना कि 3.5 साल के अंदर आप एक्सपेक्ट तो ना करें कि 30 साल से बिगड़ा हुआ है मुल्क सुधर जाएगा, ठीक है कि नहीं। आस्ता आस्ता देखें, जो जिस हेल्थ कार्ड की मैंने बात किया ना, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमने यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत उसकी यानी कि खुशी हमें हुई थी। मेरे खुद के अपनी फैमिली में बंदों ने उससे यानी कि फायदा उठाया है उस कार्ड से। लेकिन आस्ता आस्ता बंदा एक प्रोजेक्ट शुरू करता है, आस्ता आस्ता बंदा एक सिस्टम चलाता है, ठीक है। ठीक, इस तरह तो अगर देखा जाए ना हेल्थ वगैरह, ये तो चलो यार साइड की बात है। मैंने उस दिन आपके साथ प्राइवेट पे हम लोग बात कर रहे थे नुखैर भाई, और मैंने आपको कहा था कि नुखैर भाई मेरे गली की जो सड़क है, मेरी गली की, मेरे मोहल्ले की गली, वैसी सड़क आप मुझे पाकिस्तान रेड जोन में ढूंढ के दिखाओ। ठीक, आप बकायदा पाकिस्तान को बोल रहे हो, आप रेड जोन में मुझे वैसी सड़क ढूंढ के दिखाओ, नहीं मिलेगी, क्योंकि पैसा खाया गया है। नहीं, यही इनका कहना है कि सालक साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अच्छे बंदे हैं, अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बेशुमार अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो उनके साथ काबीना थी उसने एक काम भी नहीं किया। उनने जाती तौर पर भी करप्शन किया। उनने पूरा जो फोकस है वो नून लीग को चोर कहने के साथ साथ बनी गाला को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया, ना को मुल्क को बनाने में, जो उनके साथ काबीना थी। लेकिन नून लीग को देखो, इमरान खान चोर कह रहे हैं, मुझे उस चीज पे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है कि मेरी समझ में क्या आती है नून लीग। आवाज आ रही है भाई? ठीक, जी जी बोले बोले, आप बोले। हेलो, आवाज आ रही है? बोले, एक जगह पर स्टॉप होकर बोले। जी बोले। मैंने कहा आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। चोरियां इन सब ने की हैं, ठीक है, लेकिन हमने देखना ना उनका हाल क्या है। ठीक ठीक ठीक, आप बोले, कंटिन्यू करें। हेलो, जी जी, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू, आप रखें। हेलो, थोड़ी आवाज प्रॉब्लम है आपकी इस वक्त, करंटली जो है आपकी आवाज को प्रॉब्लम। मेरी आवाज सही आ रही है? जी जी, अभी आवाज आपकी सही आ रही है। आप एक जगह पर बैठकर बोलें। मैंने कहा, मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम देखें ना, देखें 3.5 माह से हुकूमत आई हुई है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीडीएम, ठीक है कि नहीं? 3.5 माह में जितनी भी चेंजिंग्स इन्होंने की हैं, जितनी भी इन्होंने अदली बदली की है, आप दोनों एज अ एंकर और एज अ नून लीग साइड पे रख के एज अ आम आवाम मुझे बताएं, इसमें आप दोनों आम आवाम का फायदा क्या हुआ? ठीक, अच्छा ठीक है, हम सवाल रखते हैं जी कि सालक साहब वो कह रहे हैं कि जो 3 महीने में जो भी एक्शन लिए गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जानिब से हुकूमत में आने के बाद, उसको अवाम को उसका क्या फ़ायदा है, जो नैब वगैरह के रिलेटेड जो हैं वो जो जितने भी दूसरे मामलात हैं। देखिए जी, मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान की हुकूमत को 20 करोड़ पाउंड का अर्जाना अदा कर किया था। मियाँ शहबाज शरीफ का ये पहले दिन से बयानिया था, और नवाज शरीफ का कि नैब नियाजी गठजोड़ नामंजूर। ये हुकूमत में आने से पहले मियाँ शहबाज शरीफ ने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया था कि जो चेयरमैन नैब है ये इमरान नियाजी के कहने पर लोगों के ऊपर झूठे केस फाइल कर रहा था। अलीम खान जब इमरान खान के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जब जलसे कर रहा था, पूरी फंडिंग कर रहा था,
जब अलीम खान और उसके आपस में इख्तलाफात पड़े तो उसी टाइम नैब ने उसके ऊपर केसेस बनाने शुरू कर दिए। ऐसी हजारों मिसालें हैं पाकिस्तान में अदारों का। अगर कोई बोले ना कि कोई अदारा न्यूट्रल है तो भाई साहब ये झूठ है। नून लीग वाला बोले, पीटीआई वाला, पीपी वाला, पाकिस्तान में अदारे न्यूट्रल नहीं होते हैं, कभी भी न्यूट्रल नहीं होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, नैब ने जो मनगढ़ंत केसेस बनाए थे, अब मुझे ये बताएं, मेरी बात का जवाब दें। 4 साल में इमरान खान ने नैब को एक्टिव किया। नैब का काम होता है कि मुल्क की लूटी हुई दौलत को वापस लाना। नैब ने कितनी रिकवरी की है 4 साल में? सवा मुखालफिन के ऊपर केस बनाने की रिकवरी का फिगर बता दें मुझे, कितनी रिकवरी किया नैब ने? मैं इसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। नैब ने कितने पैसे रिकवर करके कौमी खजाना में जमा करवाए? नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि नैब की आप जो कह रहे हैं कि 3.5 साल से केसेस वगैरह, ये सब केसेस नैब का, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि नैब का काम है कि जो मुल्क का लूटा हुआ पैसा है, मुल्क का लूटा हुई दौलत, तो इनका ये सवाल है कि आप ये बता दें कि आया कि मुल्क का लूटा हुआ पैसा जो है वो कितनी हद तक जो है वो और कितने % जो है वो मुल्क में वापस आया सिवाय केस बनाने के? हमारे मुल्क में देखें, केस आप बनाते हैं ना, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में, ठीक है कि नहीं? ठीक। जिधर मैं रहता हूँ ना, स्पेन, इधर का एक बहुत पुराना पॉलिटिशियन है, उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा हुआ है। मेरे ख्याल से उसके ऊपर पहला इल्जाम लगा था सन 2004 में। ठीक है, और आप अरबों की बात कर रहे हैं ना, वो ट्रिलियंस में बात जाती है करप्शन। ठीक है कि नहीं? ठीक है। नहीं, पाकिस्तान की सियासत की बात की जाए तो ये कह रहे हैं कितने % आप समझते हैं कि वो जो पाकिस्तान में आया है पैसा? वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप लोग केस करते हैं जी, केस स्टडी होता है, फिर एक केस का फैसला आता है, उसके बाद पेमेंट आती है। अब जारी बात है, इनको जज बुलाता है, ये कमर का दर्द का बड़ा बना के जाते नहीं है, तो उसका फैसला कहाँ से आना है, पैसा कहाँ से आना है? ठीक है कि नहीं? हर चीज का एक सिस्टम होता है। अब आप मुझे ये तो ना कि भाई ये तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के अपने पर्सनल इंटरव्यू मैंने अपने कानों से सुने हैं, इंटरनेट पे भी मौजूद हैं, कि एक भाई कहता है कि मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, और दूसरा भाई कहता है कि मेरा बाप में भी अरबों रुपए का बिजनेस करता है। ठीक। अच्छा, ये हम सवाल इनके सामने रखते हैं कि अच्छा जी, नून लीग में वो कह रहे हैं कि दोनों जो भाई हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब, एक भाई कहता है कि मेरा बाप जो है वो करोड़ों का मालिक था, और एक बाप कहता है कि एक जो भाई कहता है कि मेरा जो बाप है वो गरीब शख्स था। आप किस हद तक? देखें, ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी का सवाल है। जब हुक्मरान मुल्क का बादशाह होता है तो उसके ऊपर गवर्नेंस का सवाल किया जाता है कि तुमको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो क्या है। शरीफ खानदान के जो कारोबार हैं वो दुनिया से ढके छुपे नहीं है। 1965 की वार में शरीफ मिल्स ने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लिए असला तक तैयार किया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वालिद साहब ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को उस दौर में करोड़ों रुपए का लोन दिया था, जो आजकल वापस नहीं दिया है। खान साहब भी बेसिकली एक बड़ी रेपुटेशन वाला बंदा था। जुमाइमा खान जो उसकी बीवी थी, मैं पर्सनली इंग्लैंड में उनकी स्मिथ फैमिली की प्रॉपर्टीज देख चुका हूँ। ये नहीं है कि दौलत की कोई कमी थी इमरान खान को। जो बेसिक मैं आपको बताता हूँ, ये जाती बातें होती हैं। जहां तक बात आपने की थी केसेस की, तो 16 केसेस में कल खान साहब ने जमानत करवाई है आपने, 16 से ज्यादा केसेस में, तोशा खाना से लेकर बेसिकली बहुत सारे केसेस में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वाहिद वो लीडर हैं कि जो काम को आप सिर्फ 1 साल का टाइम दें, रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर नून लीग ने 1 साल में डिलीवर ना किया तो आप उनको वोट ना दें। और आजाद कश्मीर में ये जो हवाई ऐलानात किए जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, 5 साल में ये मनसूबे तकमील तक पहुंचे तो ठीक है, नहीं तो ये मुझे हवाई ऐलानात लगते हैं। 100 अरब का बजट है और 1000 अरब के ये ऐलानात करके बैठे। ठीक है, आप बोले जीरक साहब। आप आखिर में जो है वो हमारे टाइम जो प्रोग्राम का टाइम है वो इख्तिताम की जानब चला गया है। आप आखिर में जो है वो कोई क्वेश्चन हो वो बता दें, या फिर आप आखिरी पैगाम अगर दे दें। देखें, एक लास्ट क्वेश्चन, चलो आपका लास्ट मिनट है प्रोग्राम का। लास्ट पैगाम तो वही है जो हर इंटरव्यू में देता हूँ कि प्यारा सा मुल्क है, इसको संभालो यार, इसको तबाह ना करो। ठीक है, और इसके अंदर हालात ठीक करो। मुल्क इस वक्त एक ऐसे मुकाम पे है कि खबरों में हम पढ़ रहे हैं कि कोई अपना रक्षा जला रहा है, कोई अपने आप को जला रहा है, कोई क्या जला रहा है, मुल्क डूब रहा है। ठीक है कि नहीं? ये भाई मेरे कहते हैं कि 1 साल का वक्त दे। ओवरसीज पाकिस्तानी से आप लोग 1 साल का वक्त ना मांगो। ओवरसीज पाकिस्तानी आपको 30 साल देख चुके हैं।
ठीक है कि नहीं? 30 साल में अगर आप लोग कुछ नहीं ना कर सके, गली का एक नाला नहीं ना सही कर सके, तो आप मुल्क नहीं सही कर सकते मेरे भाई। ठीक, बहुत शुक्रिया ज़ीरक साहब, आपने प्रोग्राम में शमूलियत किया। और आखिर में हम जनाब सालक मलिक साहब से भी आखिर में आखिरी पैगाम जो है वो जानेंगे और उसके बाद इजाज़त चाहेंगे। सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया, ज़ीरक भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। देखें, हर आदमी का ये जमहूरी हक है कि वो किसी सियासी जमात की सपोर्ट करे, किसी को पसंद करे नापसंद करे, ये इंसान की अपनी ज़ाती चॉइस होती है। राय हमेशा मुख्तलिफ होना अच्छे इंसान है। खुशी है इनसे बात करके। मैं आपने जितने भी दोस्त बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी इंशाअल्लाह। 1 साल के बाद नतीजा आपके सामने होगा। अगर इन्होंने डिलीवर किया तो आप इनको वोट दें। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 1 सवा साल में डिलीवर नहीं कर सकती तो आप बिल्कुल इनको वोट ना दें। ठीक, और अगर ये डिलीवर ना कर सके तो खुदारा, चाहे पीपीआई, चाहे पीटीआई है, चाहे नून लीग है, आजमाए हुओं को बार बार आजमाना हमाकत है। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में मजलूमों और गरीबों पर रहम फरमाए आमीन। और इन सियासतदानों की अयाशियां और एस्टेब्लिशमेंट और इनके आपस के टकराव में आज गरीब आप बाजार में जाए तो ये किसका रह चुका है। घरों का गुजारा मुश्किल हो चुका है, लोगों की सेहत जाने माले इससे दो पर लग चुकी हैं। और आज इस ये 75 साल के बाद हम डिफॉल्ट के ऊपर खड़े हैं और चाइना के फॉरेन रिजर्व 4000 अरब डॉलर हैं, इंडिया के 700 अरब डॉलर हैं, बांग्लादेश के 70 अरब डॉलर हैं। अगर करप्शन ना होती, ये हमारे मुल्क के हुक्मरान, ये अदलिया या सो कॉल्ड अगर एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये जाहिर बात है किधर ना किधर से तो फॉल्ट हुआ है ना। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। आमीन आमीन। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी दोनों मेहमानों का, जनाब सालक मलिक साहब, उसके साथ साथ ज़ीरक जलाल साहब जो स्पेन से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। सर्विस प्रॉब्लम है, मैं आखिर में एक बार ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में स्पेशली जो सर्विस है उसका धोखा बंद किया जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।